नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, श्री रामवक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित माटी की मूर्ति इस किताब पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगभग 11 रेखा चित्र या संस्मरणों पर मैंने 11 वीडियो डाल दिए। आज का अंतिम जो वीडियो माटी की मूर्ति इस किताब पर होने वाला है, जिसका शीर्षक है बुधिया। इस बुधिया रेखा चित्र या संस्मरण को लेकर आज मैं उपस्थित हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बुधिया यह एक ऐसी लड़की की कथा है जो बचपन से लेकर उसके प्रौढ़ अवस्था तक या बुढ़ापे तक का पूरा जीवन इस संस्मरण में या रेखा चित्र में लेखक ने बताया है। जो बचपन में स्वभाव से बहुत सीधी सादी, थोड़ी सी नटखट और गरीब घर की है, जो लेखक की यादों में स्मरणीय है। लेखक ने अपने घर पर एक चमेली का जो पौधा या उसकी कलम लगाई थी, जिसके नए नए पौधे या उसको पत्ते आ रहे थे, लेकिन बुधिया की बकरी ने वह जो पत्ते जो नए नए उग रहे थे चमेली के, उसको बकरी ने खा लिए, या बकरी का जो छोटा सा पिल्ला होता है उसने खा लिए, जिसको हकालने के लिए उसके पीछे लेखक दौड़ते हैं। तब बुधिया नामक एक छोटी सी लड़की उनको यानी लेखक को कहती कि मत मारिए बाबू, ऐसा वो कह रही है, जिसकी उम्र लगभग 8 या 7 साल की होगी। उस छोटी सी बच्ची का बारीकी से वर्णन लेखक ने किया है। कहते हैं कि बहुत गंदगी भरे उसके कपड़े हैं, मैले कुचले कपड़े हैं, बाल बिखरे हुए हैं, और लेखक को उसकी बात या उसको देखकर बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि लेखक की जो चमेली है या लेखक का जो पौधा या चमेली की जो कलम, उसको अभी नए नए पत्ते उग रहे थे, उसको खा दिए हैं बकरी ने। तो इस कारण गुस्सा आ रहा है, क्योंकि लेखक कहते कि मैंने वो चमेली का जो नया पौधा न जाने कहाँ कहाँ से लाया था और उसकी बहुत सेवा भी की थी, लेकिन अब वो ख़राब कर दिया है उस बकरी ने। लेखक जब उसके तरफ देखने के बाद उनको पता चलता है कि वो कुछ बना रही है, जैसे बच्चे खेलते हैं ना मिट्टी के कुछ खिलौने वगैरह, तो वो बना रही है। वह देखकर उनका थोड़ा सा गुस्सा जो है शांत हो जाता है। जब लेखक ने पूछा कि तुम ये क्या बना रही हो, वह कुछ शर्माई होकर कहती है कि आप मारेंगे तो नहीं? तभी मैं बताऊंगी, आप मारेंगे नहीं तो बता दूंगी। उस छोटी सी बुधिया ने कुछ गीली चिकनी मिट्टी से कुछ खिलौने बनाए थे, जिसे वह सरसों के या चना मटर के जो फूल होते हैं, उन फूलों से उसने उसको सजा रखा था। लेखक ने कहा कि पीटता ज़रूर, पर अब तुम्हें माफ़ कर दिया। उसने लेखक को बैठने के लिए कहा। लेखक कहाँ बैठने वाले थे और उन्होंने झुककर वैसे ही देखा। और लेखक कहते कि उतनी भरी गंदगी में मैं कहाँ बैठने वाला था, मैंने झुककर ही उसके खिलौने देखे। बुढ़िया ने अपने खिलौने की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये दूल्हा है, जिसके सिर पर मोर है, ये दुल्हन है, मटर और चने के जो फूल, उसको दुल्हन का जो घूंघट होता है, ये चुनरी होती है, उस कारण वो फूलों से सजाई गई है। उनकी शादी होगी, फिर उनका ये घर होगा, उनका एक शयन कक्ष होगा, आदि बातें वो करती है। और वह बुधिया कुछ गाने लगती, छोटी सी बच्ची गाने लगती है। लेखक उसका कुछ गाना सुनते हैं, लेकिन अचानक उनको अपनी चमेली की याद आ जाती है और वो भागते, फिर वे दौड़कर वापस अपने घर आ जाते हैं। और उनको अपने चमेली का वह हाल देखकर बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख भी होता है। दूसरी घटना इस तरह इस संस्मरण में दी है कि लेखक अपने गांव के सड़क पार कर रहे हैं या सड़क पर जा रहे थे। अब उनके रहन सहन में काफ़ी शहरीपन आ गया था, क्योंकि शहरों में पढ़ लिखने वाले ये लेखक शहर में रहने लगे और शहरी सभ्यता या संस्कृति का उन पर असर दिखने लगा था। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे रहना। एक औरत ने उनको घास उठाने के लिए मदद मांगी थी। सड़क के किनारे पर खड़ी हुई एक औरत, जब लेखक ने नज़दीक जाकर देखा तो वो बुधिया थी। वह अब जवान हो गई थी। अब पहले जैसे मैले कुचले कपड़े या गंदगी या बिखरे बाल, ऐसा कुछ नहीं था उसके चले जाने के बाद। यानी वो जवान हो गई थी, बहुत सारा परिवर्तन बुधिया में आ गया था। अब जब बुधिया को वो पहले गट्ठर उठाने में ये सोच रहे थे कि मुझे किसने ऐसा काम कह दिया, मैं शहरी व्यक्ति हूँ और गांव की एक जो स्त्री मुझे काम करने के लिए बोल रही है ऐसा उठाने। पहले तो थोड़ा लगा, लेकिन बुधिया को देखते ही उन्होंने
उस गट्ठर को, घास के गट्ठर को उठाने में मदद की। अब उस बुधिया के चले जाने के बाद जगदीश नामक एक गांव का लड़का है या युवक है, उनको मिलता है, जिसकी आंखों में शरारत भी थी और व्यंग्य भी था, जिसने कहा था कि बुधिया ने आपको भी फंसाया है, जिस तरह वो गांव के सभी नौजवान युवकों को फंसाती है। और ये सुनकर लेखक को थोड़ा गुस्सा आता है और फिर उसने बुधिया पुराण जैसे जगदीश ने लेखक को बताना शुरू किया, जिस तरह कि अब वह बचपन वाली बुधिया नहीं रही है, अब उसकी चूनर का रंग कभी मलिन नहीं होता। लेखक ने कहा कि किसी वृंदावन में एक गोपाल था और हजारों गोपियाँ थी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक गोपी है और हजार गोपाल है। वह नौजवानों को जैसे तड़पाती है मानो द्वापर का बदला राधा रानी इस कलयुग में बुधिया के माध्यम से पुरुष जाति से ले रही है, ऐसी लेखक ने यहाँ कल्पना की है। जब लेखक जगदीश का पीछा छोड़कर दूसरे रास्ते निकल पड़े, अंधेरे में जब जैसे ही उनके शरीर से एक छूता हुआ कोई सन कर से निकल जाता है और लेखक की गर्दन अचानक ही अपने आप ही पीछे मुड़ जाती है। लेखक से वो कहती है कि माफ़ कीजिएगा, ये दूसरी गलती होगी। लेखक को तो गुस्सा आ जाता है कि पहली गलती है कि लेखक को उसने गट्ठर उठाने के लिए कहा, दूसरी गलती है कि लेखक तो उससे दूर रहते लेकिन अचानक धक्का मार के जाना या स्पर्श करके जाना, इस बात पर लेखक को गुस्सा आता है। और लेखक गुस्से के मारे उसको क्या क्या नहीं कहते, जैसे बदमाश, बदचलन, ये कहते हैं, उसके मुंह पर गालियाँ देते हैं। तो ये सुनकर बुधिया हंसने लगती है, बिना डरे नज़दीक आकर लेखक से कहने लगती है कि बाबू, आपको याद है मेरे बकरी ने बचपन में आपके चमेली का पौधा खाया था। उसकी हंसी के कारण अंधेरे में जैसे दांत चमक उठे थे। फिर से वह गीत गाने लगी थी। लेखक गुस्से में भाग जाए यहाँ से कहते हैं उसको, न जाने क्या क्या उसे गालियाँ भी देते हैं, वह वहाँ से भाग जाती है। लेखक ने और एक याद भरी घटना बुधिया की बता दी है। गेहूँ की कटनी हो रही थी। लेखक का जो भाई था, उन्होंने कहा था कि आज थोड़े ज़्यादा मजदूर खेतों में हैं और उनकी देखरेख के लिए आपको खेत में चलना पड़ेगा। लेखक अपने खेत में जाते, जैसे किसानी वृत्ति उनके खून में ही है, तो उनको लगा कि चलो छुट्टियां हैं तो मैं खेत देख कर आ जाऊँ या खेतों में कुछ मदद करूँ। तो गेहूं की बालियां डंठल से झड़ न जाए, इसलिए मजदूर अपना बोझ ढो रहे थे। उनकी स्त्रियां और बच्चे गिरी हुई बालियों को चुन रहे थे या चुनने का काम कर रही थी। वहाँ पर देखरेख के लिए लेखक की तैनाती हो गई थी कि तब लेखक ने कुछ बच्चे और एक अधेड़ उम्र की स्त्री बालियाँ चुनते हुए उन्होंने देखा। लेखक ने उसे आवाज़ दी। आवाज़ देने के बाद भी वहाँ कुछ भी न सुनने के कारण लेखक स्वयं उस स्त्री के पास जाते हैं। सब बच्चे डर के मारे उसके माँ को जाकर चिपक जाते हैं। तभी हाथ से चुनने का काम करते हुए झुके हुए स्त्री ने कहा, सलाम बाबू। यह सुनकर लेखक ने बुधिया को पहचान लिया। लेखक को आश्चर्य हुआ कि उसका वह बचपन, वह जवानी और यह बुढ़ापा, फटा कपड़ा अंग पर है, चोली का नाम नहीं है, बाल बिखरे हैं, चेहरा सूखा है। बुधिया अब गर्भवती है। लेखक ने उसे गट्ठर उठाने के लिए मदद करनी चाहिए। वो कहती कि मैं तुम्हें उठाने में मदद करूं, लेकिन वह कहती कि ना बाबू, मैं आपको गट्ठर उठाने के लिए नहीं कहूँगी, आप नाराज़ हो जाएंगे। लेखक को जैसे धक सा लगा था, आश्चर्य हुआ था। अचानक पुरानी बात या पुरानी बुधिया उनको याद हो जाती है। जब संध्या के समय लेखक को बुधिया ने जो निवेदन किया था गट्ठर उठाने का, वो निवेदन था, आज वो बुधिया लेखक को गट्ठर उठाने के लिए मदद न करने के लिए कहती है। और जगदीश ने इस बात पर व्यंग्य किया था। लेखक का गुस्सा होना, बुधिया का पागलपन, आदि आदि बातें लेखक को याद हो जाती है। बुधिया के पास 3 बच्चे चिपके हुए खड़े थे। एक जिसको अभी भी वह दूध पिला रही थी, किसी के देह पर हाथ फेरती, किसी के सिर पर हाथ फेरती, किसी को नज़रों से प्यार करती, किसी की पीठ ठोकती और एक पर अपनी आँखों से प्यार जैसे उड़ेलती। यह जो बुधिया माँ, इसका अब जो रूप देखकर लेखक को बहुत आश्चर्य हो रहा है। लेखक उसे एकटक देखते जा रहे हैं और वह न जाने क्या क्या कह रहे हैं। यहाँ लेखक का कहने का अर्थ है कि जो बचपन में दिखी हुई नटखट, बहुत ही परेशान करने वाली शरारती बुधिया एक तरफ तो बहुत गंदगी में रहती थी और जवानी में वही साफ़ सुथरा, अच्छा,
जो नौजवानों को आकर्षित करने वाली बुद्धियाँ बहुत ही सुंदर प्रतीत होती थी। और वही बुढ़ापे में जब बच्चों की जिम्मेदारी कर्तव्य के चलते माँ बन गई है और एक माँ अपने से ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करती है, तो ऐसे मातृत्व के लिए उन्होंने कहा कि स्त्री जीवन की बाढ़ अब ख़त्म हो गई थी। अब नदी अपनी धारा में है, शांत गति से जैसे बह रही है। न बाढ़ है, न हाहाकार है, कीचड़ पर खत पार का नामो निशान नहीं है। शांत, निःशब्द और गंभीर ऐसी ये गंगा या नदी है, ऐसा उन्होंने बुधिया के लिए कहा है। लेखक ऐसे महान मातृत्व के लिए वंदनीय और अर्चनीय या जो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि ऐसे महान चरित्रों के सामने मेरा जो सिर है नतमस्तक हो जाता है। क्योंकि जो बुधिया के बारे में पहले लेखक गालियाँ निकालते थे, उसी बुधिया के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। क्योंकि पेट में बच्चा, हाथ में बच्चा, दूध पिलाते हुए और दूसरे 2 बच्चे लेकर वो खेतों में काम कर रही है। और जब जवानी में लेखक को वो सुंदर नहीं लगी थी, वह उसी बुढ़ापे में उनको सुंदर किस कारण लगे? क्योंकि मातृत्व उसे सुंदर बना रहा है। और ऐसे ही बुधिया की ये जो रेखा चित्र है या संस्मरण है, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही माटी की मूर्ति, यह जो रामवक्श बेनीपुरी द्वारा लिखित किताब या संस्मरण यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। लगभग 12 वीडियो में या 12 संस्मरण, 12 रेखा चित्र मैंने बता दिए हैं। अभी भी फ़िलहाल कुछ लोगों का कहना है कि इसमें जो कोटेशन वगैरह आ गए हैं, तो वो कोटेशन बताने से कभी समय मिला तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये किताब खुद मंगाकर इसको पढ़ के ये कुछ बनाने का प्रयास किया है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा और किस पर अभी वीडियो आप लोगों को चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकती हूँ और जल्द मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।